गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में जो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे लेसिंग की। हमने देखा था लेसिंग को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। उन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अंदर हमने इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग तक बात कर ली थी लास्ट लेक्चर में। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं आगे और कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो सेकंड है मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर। मिनिमम थिकनेस ऑफ लेसिंग मेंबर कि लेसिंग मेंबर के अंदर हमें मिनिमम कितनी थिकनेस रखनी चाहिए लेसिंग की। तो देखिए उसके लिए हम बात करते हैं। तो मैंने आपको दो तरीके से बताया था, लेसिंग, सिंगल लेसिंग और डबल लेसिंग। तो इसको भी हम दोनों तरीके से देखेंगे। पहले हम देखेंगे फॉर सिंगल लेसिंग और हम देखेंगे सेकंड फॉर डबल लेसिंग। तो देखिए सिंगल लेसिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से दो वर्टिकल कॉलम है और इस तरीके से लेसिंग चल रही है, ये हमारी लेसिंग है। ठीक है। डबल लेसिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके के क्रॉसिंग में चलती है, इसको हम बोलते हैं क्या, डबल लेसिंग। तो देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं मिनिमम थिकनेस की। तो फॉर सिंगल लेसिंग के लिए जो मिनिमम थिकनेस हम यूज करते हैं, थिकनेस ऑफ लेसिंग प्लेट की या लेसिंग मेंबर की, तो वो टी मिनिमम होती है L1/40। कितनी लेते हैं, L1/40। और यहाँ पर अगर हम डबल लेसिंग में बात करें तो थिकनेस जो मिनिमम हम लेते हैं वो हम लेते हैं L1/60। तो मिनिमम थिकनेस का मतलब है कि उस लेसिंग जो प्लेट या लेसिंग मेंबर जो हम यूज ले रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस हमें कितनी रखनी है। अगर आपको सिंगल लेसिंग के लिए पूछा जाए तो आपको टी मिनिमम रखनी है L1/40 और डबल के लिए पूछा जाए तो L1/60। L1 क्या है, इस लेसिंग मेंबर की लेंथ है L1। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग मेंबर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, विड्थ की। तो देखिए इसके अंदर देखेंगे कि विड्थ पहले किस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। फर्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट। रिवेट के नॉमिनल डाया पे क्या करती है, डिपेंड करती है कि रिवेट का नॉमिनल डाया कितना है। जितना रिवेट का नॉमिनल डाया होगा उसी हिसाब से हम विड्थ ऑफ लेसिंग रखेंगे। और इन वेल्डिंग विड्थ ऑफ लेसिंग बार इज 50 mm। वेल्डिंग के केस में, इन वेल्डिंग width of lacing bar is 50 mm। कि जब भी हम वेल्डिंग के केस में बात करेंगे तो हमें जो विड्थ रखनी है लेसिंग की वो कितनी रखनी है, 50 mm रखनी है। लेकिन जो मेनली डिपेंड करती है वो किस पे डिपेंड करती है, नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट पे, कि रिवेट का नॉमिनल डाया कितना है। अब मैं मिनिमम डायामीटर ऑफ रिवेट के लिए एक टेबल बना देता हूँ। उस टेबल के थ्रू आप समझिए कि किस तरीके से हमें विड्थ रखनी होती है। तो एक तरफ तो मैं लिखता हूँ मिनिमम डाया ऑफ रिवेट, मिनिमम
डाया ऑफ रिवेट, और एक साइड हम लिखते हैं क्या, मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग, मिनिमम इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं दोनों के बीच में, ये हमें किसके लिए कितनी रखनी है। हम डायमीटर की बात करें तो 16, 18, 20 और 22, ये हम डाया ले रहे हैं किसके, रिवेट के। रिवेट के डायों के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें लेसिंग की जो विड्थ रखनी है वो किस तरीके से रखनी है। 60 mm के लिए वी यूज मिनिमम विड्थ ऑफ लेसिंग 50 mm, for 18 mm we use 55 mm width of lacing, for 20 mm we use 60 mm of width of lacing, and for 22 mm we use 65 mm width of lacing. So this table represents the value of width, minimum width of lacing for minimum dia of rivet. Next specification is prevent buckling of column component between lacing connection. बकलिंग से बचाने के लिए कॉलम कंपोनेंट को हम लेसिंग कनेक्शन के लिए में जो सिलेंडरनेस रेशो है उसको क्या वेरी करते हैं उसके लिए हम देखते हैं। तो ये हम देख रहे हैं स्पेसिफिकेशंस ऑफ लेसिंग, जिसमें हमने मिनिमम विड्थ देख ली और थिकनेस देख ली। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम component, prevent buckling of column component, prevent buckling of column component between lacing connection, between लेसिंग बिटवीन लेसिंग कनेक्शन। तो देखिए जो सिलेंडरनेस रेशो है हमारा लैम्डा, वो कंपोनेंट के लिए दो कंडीशन है उसकी कि लैम्डा जो कंपोनेंट है सिलेंडरनेस रेशो का जो कंपोनेंट है वो 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक केस तो ये है, और दूसरा केस क्या है, लेसिंग के लिए है ये, और दूसरा केस है कि लैम्डा जो कंपोनेंट है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए किससे, 0.7 लैम्डा कॉलम के लिए जो होता है। तो इस तरीके से हम प्रिवेंट फ्रॉम बकलिंग करते हैं। अगर टैक रिवेट्स के लिए बोलें, फॉर टैक रिवेट्स, अगर हम टैक रिवेट्स के लिए इसी चीज को कंसिडर करें कि प्रिवेंट फ्रॉम बकलिंग केस में, तो जो लैम्डा कंपोनेंट है वो 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इज नॉट ग्रेटर देन 40, और लैम्डा component is not greater than 0.6 लैम्डा कॉलम। अगर कॉलम के कंपेयर में हम देखते हैं तो बोल्टेड कनेक्शन में तो कितनी रखते हैं हम, 0.7 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कॉलम के जो सिलेंडरनेस रेशो है उससे, और अगर हम टैक रिवेट्स के लिए देखें तो वो 40 और 0.6 सिलेंडरनेस रेशो ऑफ कॉलम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें दो इम्पोर्टेंट नोट्स और याद रखने हैं, वो क्या हैं मैं उनको बता देता हूँ। At the end of lacing system, at top and bottom, tie plates are provided and they are called battens. जब हम लेसिंग की डिजाइन करते हैं, जब हम लेसिंग की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था लेसिंग और बैटन में क्या डिफरेंस है।
लेसिंग के अंदर हम किस तरीके से देखते हैं, लेसिंग केवल इंटरमीडिएट जो प्लान है उसको कनेक्ट करती है। जैसे मान के चलो ये दो हमारे कॉलम है, इस तरीके से हम लेसिंग सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, ये लेसिंग सिस्टम है। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट टॉप फेस पे इस तरीके से इस कंपोनेंट को जो टाई करके रखती हैं, इन प्लेट्स को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों ही प्लेट्स को हम बोलते हैं क्या, बैटन। क्या बोलते हैं, बैटन बोलते हैं, बैटन्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या हैं, बैटन्स हैं। इंटरमीडिएट है, ये क्या है, ये हमारे लेसिंग है, लेकिन जो आउटर मोस्ट टॉप और लोएस्ट पोर्शन पे जो कनेक्ट करती हैं प्लेट्स, उनको हम बोलते हैं बैटन। बैटन प्लेट प्रिवेंट डिस्टॉर्शन ऑफ बिल्ट अप कॉलम। किसको प्रिवेंट करते हैं, दे प्रिवेंट distortion of built up column, distortion of built up column। बैटन्स क्या काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किससे, बिल्ट अप कॉलम को डिस्टॉर्शन होने से। अब हम बात करते हैं फोर्सेज की, कि लेसिंग मेंबर में हम फोर्सेज को किस तरीके से देखते हैं, उसकी बात करते हैं। फोर्सेज इन लेसिंग मेंबर, फोर्सेज की बात। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि लेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रेजिस्ट ए ट्रांसफर शियर फोर्स 2.5% ऑफ कॉलम लोड। लेसिंग सिस्टम इज डिजाइन टू रेजिस्ट, लेसिंग सिस्टम is designed to resist a transfer shear force, a transfer shear force V is equal to 2.5% of V is equal to 2.5% of कॉलम लोड। कि जो भी लेसिंग सिस्टम हम डिजाइन करते हैं वो किसके लिए करते हैं, कि वो कॉलम पे जितना भी लोड आ रहा है उसका 2.5% को रेजिस्ट करे। द ट्रांसफर शियर फोर्स V is shared by lacing, the transverse shear force the transverse shear force V is shared by lacing system, V is shared by lacing system both side equally, so the transverse shear force on each lacing bar is V by 2. Both side equally, so the transverse shear force on each lacing bar, so the transverse shear force on each lacing bar is V by 2.
लेसिंग सिस्टम क्या करता है कि जितना भी लोड आ रहा है कॉलम पे उसका 2.5% तो लेता ही है, साथ ही साथ वो क्या करता है कि जितना भी लोड आ रहा है उस ट्रांसवर्स शियर फोर्स को दोनों साइड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हर साइड पे जो लेसिंग बार पे हर साइड पे जो लेसिंग बार पे जो फोर्स आता है वो आता है V/2। टू डोनेट्स नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, कितने पैरेलल प्लेन होते हैं? 2। सिंगल लेसिंग सिस्टम फोर्स इन ईच बार। अब देखिए इसके बाद देखते हैं हम आगे, 2 पॉइंट तो ये हैं इंपॉर्टेंट फोर्स को, पहले तो कौन सा फोर्स आता है? ट्रांसवर्स शियर फोर्स आता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कितना रेजिस्ट करता है? कॉलम लोड का 2.5%, और ईच साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिंगल लेसिंग सिस्टम फोर्स इन ईच बार single lacing system in each bar, single lacing system in single lacing system force in each bar, system force in each बार। कितना फोर्स आता है? वो आता है F इक्वल टू V/2 साइन थीटा, ये फोर्स आता है ईच बार के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अगर डबल लेसिंग सिस्टम की बात करें, फॉर डबल लेसिंग सिस्टम, अगर हम डबल लेसिंग सिस्टम में फोर्स की बात करें तो वो कितना आता है, उसकी हम बात करेंगे, वो आता है V/4 साइन थीटा। तो ये थे हमारे क्या फोर्स किसके अंदर? लेसिंग बार के अंदर, जिसमें हमने देखा सबसे पहले तो कि वो कॉलम लोड का कितना लेता है? 2.5%। उसके बाद वो अपनी ईस्ट साइड पे जो वो फोर्स आ रहा है V, उसको बोथ साइड्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमने देखा कि सिंगल लेसिंग सिस्टम में जो फोर्स रहेगा वो V/2 साइन थीटा रहेगा, और डबल लेसिंग सिस्टम होगा तो वो F इक्वल टू V/4 साइन थीटा रहेगा। अब इसके बाद जो लेसिंग सिस्टम में हमारा डिजाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हम देखेंगे कि अगर किसी भी कॉलम को हमें डिजाइन करना है लेसिंग बार से कनेक्टेड करके, कोई भी बिल्ट अप कॉलम की डिजाइन देखेंगे हम कि बिल्ट अप कॉलम के अंदर हम किस तरीके से डिजाइन देखेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले तो इन दो जो कॉलम डिजाइन करते हैं वो डिजाइन प्रोसेस किस तरीके से की जाती है। उसके बाद इन लेसिंग की विड्थ थिकनेस क्या रखी जाती है, कितनी डिस्टेंस पे इनको अपार्ट रखा जाता है। तो वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ लेसिंग मेंबर एंड कॉलम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। थैंक यू सो मच।